अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ों में पहली बार घूमने जा रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखिए। यहाँ के लोग जंगल, नदी, पुराने मंदिर और सुनसान रास्तों के बारे में जो बातें बताते हैं उन्हें अंधविश्वास समझकर कभी हंसिए मत। पहाड़ों में रहने वाले लोग हर पेड़, हर चट्टान और हर रास्ते को पीढ़ियों से जानते हैं। उन्हें पता होता है कि किस जगह शाम के बाद नहीं रुकना चाहिए और किस रास्ते पर रात में अकेले नहीं जाना चाहिए। शहरों से आने वाले लोग इन बातों को सिर्फ कहानियां समझते हैं, लेकिन कई बार यही लापरवाही ऐसी घटनाओं को जन्म दे देती है जिन्हें जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले विवेक ने भेजी है। उसने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही, मेरी ये आप बीती कहानी लोगों तक पहुंचा दो ताकि कोई और भी ये गलती ना करे जो उन्होंने की थी। ये घटना 2023 की है और उत्तराखंड के चक्राता के एक ऐसे इलाके की है जहां आज भी शाम ढलने के बाद स्थानीय लोग बेवजह रुकना पसंद नहीं करते। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान और आप सुन रहे हैं ऋषभ का रेडियो। शाहजहांपुर का रहने वाला विवेक अपने 4 दोस्तों अंश, गौरव, राहुल और समीर के साथ कॉलेज के दिनों से ही बहुत अच्छा दोस्त था। पढ़ाई खत्म होने के बाद सबकी नौकरी अलग अलग शहरों में लग गई। कोई दिल्ली चला गया, कोई जयपुर, कोई लखनऊ तो कोई नोएडा। लगभग 5 साल तक सबकी मुलाकात सिर्फ वीडियो कॉल और व्हाट्सएप तक सीमित रही। एक दिन अचानक पुराने ग्रुप में अंश का मैसेज आया, यार अगर इस साल भी नहीं मिले तो शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। शादी, नौकरी और जिम्मेदारियों के बाद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। एक आखिरी ट्रिप करते हैं ना। सबने बिना सोचे हाँ कर दी। जगह चुनी गई चक्राता, क्योंकि इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें देखकर सबका मन वहीं जाने का हो गया, क्योंकि उन्हें शांति चाहिए थी। बस देवदार के घने जंगल, पहाड़ और बेहद शांत सड़कें, सब कुछ किसी फिल्म जैसा दिखाई देता था। तय हुआ कि विवेक अपने एक्सयूवी लेकर आएगा। 18 अप्रैल की शाम को 5 दोस्त दिल्ली में इकट्ठा हुए। रात का खाना खाने के बाद करीब 7 बजे उन्होंने सफर शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, गाने बज रहे थे, पुराने किस्से चल रहे थे। कोई कॉलेज के दिनों की शरारतें याद दिला रहा था तो कोई पहली मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। रात गहराती गई और सड़कें सुनसान होती चली गईं। आधी रात तक वे देहरादून पार कर चुके थे और सुबह चक्राता पहुंचे। होटल लेकर रुके, चक्राता घूमने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी उन्हें पता चला कि चक्राता के छावनी इलाके में एक बहुत ही पुराना फॉरेस्ट हाउस है जिसे स्थानीय लोग भूत बंगला कहते हैं। ये एक ब्रिटिश काल की इमारत है और यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें और एक ब्रिटिश अधिकारी के भूत को देखने के किस्से मशहूर हैं। अब विवेक को छोड़ 4 दोस्त शराब के नशे में थे और कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। सभी चारों दोस्तों का मन हुआ उस फॉरेस्ट हाउस को देखने का। अब चक्राता में टाइगर फॉल के अलावा ज्यादा कुछ है भी नहीं घूमने के लिए, लेकिन शांति बहुत रहती है और मौसम भी बहुत ठंडा होता है। तो चारों लोग इसलिए वहां गए थे कि शांति में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जैसे ही चारों को भूत बंगले के बारे में पता चला तो विवेक को मनाने की भी कोशिश करने लगे और फिर पांचों चलने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोकल लोगों से रास्ते में पता किया तो लोगों ने उन्हें मना भी किया, लेकिन फिर भी नहीं माने और जैसे तैसे वहां पहुंच गए। भूत बंगले में अजीब सी शांति थी। भूत बंगले में कुछ समय बिताया और पांचों दोस्तों ने भूत बंगले को अच्छे से घूमा, लेकिन थोड़ी देर घूमने के बाद वो वहां से निकल गए। लेकिन निकलते समय राहुल के जूते में एक पायल का टुकड़ा फंस गया जो उसे पता भी नहीं चला। बस यहीं से सारा मामला शुरू हुआ। रात को भी उन्होंने चक्राता में रुकने का प्लान किया और फिर अगले दिन चक्राता से आगे लखमंडल जाने का प्लान बनाया, जो 100 किलोमीटर दूर है चक्राता से। सुबह देर से उठने के कारण दिन के 2 बजे पांचों दोस्त होटल से चेकआउट करके आगे निकलते हैं। उसके बाद पहाड़ शुरू हो गए। सड़क अब शांत होने लगी और दोनों तरफ घने देवदार के जंगल खड़े थे। मोबाइल नेटवर्क कभी आता तो कभी
गायब हो जाता। मौसम भी अचानक बदलने लगा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ जंगलों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बीच बीच में वो रुकते हुए जा रहे थे तो काफी समय लग गया और रात के 12 बज गए, लेकिन वो लखमंडल नहीं पहुंच सके। अब वो रास्ते में रुकने के लिए होटल देख रहे थे, लेकिन रोड सुनसान थी। पहाड़ी इलाका था तो कोई होटल भी नहीं था दूर दूर तक। लेकिन अब कार में चलते चलते रात के करीब 1:30 बजे वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पिछले कई किलोमीटर से उन्हें एक भी गाड़ी नहीं मिली थी। तभी पीछे बैठे राहुल ने अजीब सी आवाज में कहा, भाई गाड़ी रोक, बहुत जरूरी है। विवेक ने मुस्कुराते हुए गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और मजाक में बोला, जिसे उतरना है अभी उतर जाओ, इसके बाद बार बार गाड़ी नहीं रुकने वाली। लखमंडल रुकेगी या तो कोई होटल दिखेगा तभी रुकेगी। ये सुनकर बाकी के 3 दोस्त भी नीचे उतर गए। कोई स्ट्रेचिंग करने लगा, कोई पानी पीने लगा। तभी राहुल धीरे धीरे सड़क छोड़कर जंगल की तरफ देखने लगा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 मिनट बाद भी जब वे उसी तरफ देखता रहा तो गौरव उसके पास गया और बोला, क्या हुआ? राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही? गौरव ने पूछा, क्या? राहुल ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो लाल साड़ी वाली औरत, वो पेड़ के पीछे खड़ी है और मुझे देख रही है। चारों दोस्तों ने उसी दिशा में देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, किसी को कुछ नहीं देखा। विवेक हंसते हुए बोला, लगता है रास्ते की थकान दिमाग पर चढ़ गई है या तूने ज्यादा पी ली है, चल बैठ गाड़ी में। लेकिन राहुल की नजर अब भी वहीं जमी हुई थी। वो धीरे से बोला, वो मुस्कुरा रही है। अभी उसने हाथ भी हिलाया। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद राहुल मजाक कर रहा है या फिर नींद की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। किसी तरह उसे गाड़ी में बैठाया गया और सफर आगे बढ़ गया। लेकिन अब गाड़ी के अंदर पहले जैसी हंसी नहीं थी। सभी बार बार शीशे से बाहर झांक रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद राहुल अचानक फिर बोला। वो फिर देखी, इस बार सड़क के दूसरी तरफ। विवेक झल्लाकर बोला, यार अब बस भी कर। लेकिन राहुल बिल्कुल गंभीर था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीना आ गया था, जबकि बाहर का तापमान बहुत कम था। करीब आधे घंटे बाद अचानक गाड़ी ने एक जोर का झटका खाया और इंजन बंद हो गया। विवेक ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। उसने बोनट खोलकर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोबाइल निकालकर गूगल पर लोकल मैकेनिक का नंबर ढूंढने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से एक स्थानीय मैकेनिक का नंबर मिला और उससे बात हो पाई। उसने लोकेशन सुनते ही सबसे पहले पूछा, तुम लोग सड़क छोड़कर कहीं जंगल में तो नहीं गए थे? विवेक ने सच बात बता दी कि वे 5 मिनट के लिए नीचे उतरे थे। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर मैकेनिक ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, जो भी हो अब गाड़ी से बाहर मत निकलना। चाहे कोई आवाज दे, कोई रोए, कोई मदद मांगे, बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं सुबह 5 बजे तक पहुंचूंगा। गाड़ी के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया, सबको एक दूसरे की सांसें सुनाई देने लगी। बाहर घना अंधेरा था, जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लगभग 20 मिनट बीते ही होंगे कि अचानक गाड़ी की छत पर किसी के धीरे धीरे चलने जैसी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर गाड़ी की छत पर चल रहा हो। गाड़ी की छत पर आ रही आवाज जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, राहुल को छोड़कर चारों दोस्तों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की खोलकर ऊपर देखे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत हल्की चीज गाड़ी की छत पर धीरे धीरे कदम रख रही हो। आवाज कभी आगे से आती, कभी पीछे चली जाती और फिर अचानक ठीक ड्राइवर की सीट के ऊपर आकर रुक जाती। विवेक का गला सूख चुका था। उसने धीरे से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गाड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर बैठे सभी दोस्त अब बिना कुछ बोले सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी अचानक राहुल मुस्कुराने लगा। पहले हल्की मुस्कान, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान इतनी अजीब हो गई कि बाकी चारों दोस्त डर के मारे उससे थोड़ा दूर खिसक गए। उसकी आंखें लगातार गाड़ी के सामने वाले शीशे पर टिकी थीं,
जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आ गई। मैंने कहा था ना कि वो हमारे पीछे आ रही है। अब वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। उसकी आवाज में ऐसा सुकून था मानो वो किसी पुराने परिचित से मिलने वाला हो। विवेक ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कौन आ गई? राहुल ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुस्कुराता रहा और सामने देखता रहा। इसी बीच अचानक सड़क की दूसरी तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। शुरुआत में लगा जैसे हवा का शोर हो, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद साफ सुनाई देने लगा कि कोई औरत बहुत दर्द से रो रही है। कभी उसकी आवाज दूर जाती, फिर अचानक बिल्कुल गाड़ी के पास आ जाती। गौरव से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, यार कहीं सच में कोई मुसीबत में तो नहीं है? लेकिन समीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसा कर बोला, मैकेनिक ने क्या कहा था, चाहे कुछ भी सुनाई दे बाहर मत निकलना। तभी रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पांचों ने राहत की सांस ली ही थी कि अगले ही पल गाड़ी के दाएं वाले शीशे पर किसी ने फिर से ठक ठक 3 बार दस्तक दी। विवेक ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और शीशे के बाहर रोशनी डाली। सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, लेकिन शीशे पर 5 उंगलियों के गीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी भीगा हुआ हाथ रखकर हटाया हो। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय राहुल ने अचानक सीट बेल्ट खोली और बोला, वो मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो तेजी से सड़क पार करके जंगल की तरफ भागने लगा। चारों दोस्त भी उसके पीछे पीछे दौड़े। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ उनकी मोबाइल टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। राहुल बिना रुके एक पतली पगडंडी पर चलता गया, मानो उसे रास्ता पहले से पता हो। लगभग 100 मीटर अंदर जाने के बाद जंगल थोड़ा खुला और वहां उन्हें एक पुराना पत्थरों का बना मकान दिखाई दिया। मकान की छत आधी टूटी हुई थी और उसके चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से वहां कोई नहीं आया। राहुल इसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो गया और हवा में किसी से बातें करने लगा। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक ने उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ दिया। राहुल धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इतनी देर से मुझे इंतजार करवा दिया, अब इसे क्यों वापस ले जा रहे हो? अब ये मेरे साथ रहेगा। ये सुनते ही चारों दोस्तों के पैरों तले मानो जमीन निकल गए। किसी की भी समझ में नहीं आया कि राहुल बोल रहा था या फिर उसके अंदर से कोई और। तभी अचानक बिना किसी वजह के तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। अचानक राहुल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। अगले ही पल उसने अपना सिर ऊपर उठाया और बिल्कुल अलग आवाज में बोला, तुम लोग बहुत देर से बीच में आ रहे हो, अब कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। इतना कहते ही उसने ऐसी ताकत से विवेक को धक्का दिया कि वो कई फुट दूर जाकर गिर पड़ा। चारों दोस्त हैरान रह गए क्योंकि राहुल की शारीरिक ताकत सामान्य नहीं थी। गौरव और समीर ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राहुल उन्हें भी झटककर अलग कर देता। तभी अचानक जंगल के अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वो हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगने लगा जैसे पूरा जंगल उसी आवाज से भर गया हो। किसी तरह चारों दोस्तों ने राहुल को पकड़कर वापस सड़क तक खींचा, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, राहुल अचानक रुक गया और सड़क की दूसरी तरफ देखने लगा। उसने कांपती उंगली से अंधेरे की तरफ इशारा किया और बोला, वो यहीं खड़ी है, तुम लोगों के पीछे। चारों दोस्तों ने डर के बावजूद पीछे मुड़कर देखा। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें सड़क के किनारे खड़े देवदार के पेड़ों के बीच कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। वे इंसान था या सिर्फ धुंध, कोई समझ ही नहीं पाया। लेकिन जितनी देर वे उसे देखते रहे, उतनी देर तक ऐसा लगा कि वे चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है।
विवेक ने बिना समय गवाए सबको गाड़ी में बैठाया और दरवाजे लॉक कर दिए। उसी समय गाड़ी अपने आप जोर जोर से हिलने लगी, जैसे बाहर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। शीशों पर बार बार थपथपाने की आवाजें आने लगी। राहुल पीछे की सीट पर बैठा लगातार मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। करीब 5:30 बजे वही मैकेनिक वहां पहुंचा जिससे रात में बात हुई थी। उसने गाड़ी का बोनट खोला, 2-3 मिनट तक कुछ देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अजीब बात है, गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। उसने चाबी घुमाई और इंजन पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गया। विवेक ने हैरानी से पूछा, लेकिन रात भर तो स्टार्ट नहीं हुई। मैकेनिक ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब मशीनों के पास भी नहीं होते। चलो अब देर मत करो, यहाँ से चले जाओ। तभी विवेक ने कहा कि यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, हनुमान जी का मंदिर है, चलो वहां चलते हैं और मुझे भी वहीं तक जाना है। करीब 10 मिनट बाद वे पहाड़ की ढलान पर बने एक पुराने हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां का वातावरण बिल्कुल शांत था। जैसे ही राहुल ने मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने जोर से सिर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, मुझे यहां नहीं जाना, वो बाहर खड़ी है, वो मुझे जाने नहीं देगी। उसकी आवाज सुनकर मंदिर का पुजारी बाहर आया। उनकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। उन्होंने बिना कुछ पूछे राहुल को मंदिर के आंगन में बैठाया, गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड बाद राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। फिर अचानक उसने आंखें खोली और फिर वही लड़की जैसी आवाज गूंजी, ये मेरा है, इसे वापस मत ले जाओ। मंदिर में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। पुजारी ने शांत स्वर में मंत्र पढ़ना जारी रखा। लगभग 10 मिनट बाद राहुल जोर से चीखा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। पूरा मंदिर एकदम शांत हो गया। 5 मिनट बाद जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल सामान्य था। उसने चारों दोस्तों की तरफ देखकर पूछा, हम लोग यहाँ कैसे पहुंचे, क्या हुआ? उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हैरानी थी। उसे रात की एक भी बात याद नहीं थी। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सभी उनकी तरफ देखने लगे। पुजारी ने राहुल के जूतों की तरफ इशारा किया और बोले, इसके साथ कोई चीज यहाँ तक चली आई है। विवेक नीचे झुका और उसने देखा कि जूते के तलवे में सूखी घास के बीच एक पुराना चांदी के पायल का टुकड़ा फंसा हुआ था। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था। पुजारी ने कहा, जो भी है, इसे जहां से लाए हो वहीं वापस रखना होगा। अगर इसे अपने साथ पहाड़ से नीचे ले गए तो परेशानी खत्म होने की बजाय और बढ़ सकती है। अब विवेक बताता है कि चक्राता के भूत बंगले का उस पुराने मकान से कोई कनेक्शन था, क्योंकि आत्मा चक्राता के भूत बंगले से ही राहुल के पीछे लग चुकी थी, पायल का टुकड़ा जूते में फंसने के कारण, और वो उस पुराने मकान पर जाना चाहती थी। अब क्यों, ये नहीं पता चल सकता था। पुजारी ने कहा, बस इतना ही काफी है तुम्हारे जानने के लिए। अब गलती सुधारो और जो मैं कहता हूँ वही करो। चारों दोस्त पहले तो वापस जाने से डर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था। वे फिर से चक्राता के भूत बंगले के पास पहुंचे। दिन की रोशनी में वो जगह उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन वहां अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपते हाथों से वो पायल का टुकड़ा दीवार के पास रख देता है। पांचों दोस्तों ने हाथ जोड़कर कहा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। हमारा किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की सूखी पत्तियां एक साथ घूमने लगी। उसी हवा के बीच उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी महिला की बहुत धीमी आवाज आई हो, जाओ यहां से। ये सच था या फिर हवा का भ्रम, कोई नहीं जानता, लेकिन उस एक शब्द के बाद जंगल फिर से बिल्कुल शांत हो गया। पांचों दोस्त बिना पीछे देखे सीधे गाड़ी की तरफ पहुंचे और वहां से निकल गए। पूरे रास्ते किसी ने उस रात के बारे में कोई बात नहीं की और दिल्ली आकर एक दिन साथ रुके, फिर अपने अपने काम पर निकल गए।
आज उस घटना को कई साल से ज्यादा हो चुके हैं। राहुल पूरी तरह सामान्य है, उसे उस रात की कोई बात याद नहीं है। लेकिन पांचों दोस्तों ने एक नियम बना लिया कि वे कभी भी किसी पहाड़ी इलाके में स्थानीय लोगों की सलाह को हल्के में नहीं लेंगे। अगर कोई कहता है कि किसी रास्ते पर रात में मत जाना, किसी पुराने खंडर के पास मत रुकना या किसी सुनसान जंगल में मत भटकना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आज भी जब पांचों दोस्त मिलते हैं तो बाकी सारी बातें हंसते हुए कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उस उत्तराखंड वाली रात का जिक्र करता है, सब कुछ पल भर के लिए शांत हो जाता है। फिर विवेक हमेशा एक ही बात कहता है, पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती के साथ उनके नियमों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अगर रात आपको रोक ले तो सुबह हर किसी की नहीं होती। खैर दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको भी भूतिया कहानियों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल ऋषभ के रेडियो को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और ये जो ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ईमेल पर आप मुझे अपनी स्टोरी भी भेज सकते हैं। क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।